करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, सेट वन जो थी ये 28/12/2020 में पूछी गई थी। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने करा दिया। यदि आप नहीं देखे दोस्तों, प्लेलिस्ट इसका बना है एनटीपीसी नाम से, वो जाकर क्लिक करिए और आप उसे बनाइए। सेकेंड आज हम लोग करने वाले हैं वो है 28/12/2020 में पूछी गई सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बनाते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। नई बुक अभी जस्ट आई है ये, तो देख रहे हैं आ चुके हैं हम लोग सेट नंबर दूसरे पे, जो 28/12/2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से ही है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि यदि ए का अर्थ क्या है जोड़ना, यदि ए का अर्थ क्या है जोड़ना, एस का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है गुना करना, डी का अर्थ है भाग करना, बी का अर्थ है ब्रैकेट और एफ का अर्थ भी है ब्रैकेट, तो निम्नलिखित में समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ बी है, इसे ब्रैकेट डालिए। और एफ कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एफ डालना है आपको ब्रैकेट, और तो है बिल्कुल है यहाँ पे भी ब्रैकेट डालना है। इसका मतलब ही है ब्रैकेट। ठीक है, और कहीं बी है तो यहाँ पे भी बी है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ब्रैकेट हो गया, मतलब कि ये दोनों में जो है मल्टीपल कौन होगा, डी। और डी का मतलब ही क्या है, डी का मतलब है भाग, मतलब डिवाइड करना ही सभी डिजिटों को लेकर के। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 7 तो इसी में रह जाएगा ही रहेगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, 11 जीरो रहेगा ही, और एस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, और 9 जीरो रहेगा। एफ का तो ब्रैकेट हो चुका है। डी का मतलब है डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड मतलब है। और बी का ब्रैकेट हो गया 9। एम का मतलब क्या है मल्टीपल, तो यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। और 10 तो रहेगा ही। एस का मतलब है माइनस यहाँ पे। ठीक है, एस का मतलब माइनस 10 रहेगा, और एफ का मतलब है ब्रैकेट। तो क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर पाइएगा? बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 100 प्लस 110 अब माइनस 90 करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास? तो टोटल जो करेंगे ये कितने हो जाएंगे, 810 में से 90 घटा दीजिए, मतलब 720 बच जाएगा। 720 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे, इधर कितने बचेंगे, 9 गुने 10 मतलब कितने हो जाएंगे 90। 90 में से आप 10 घटा लो तो कितने हो जाएंगे 80। तो ये भाग दे दो, जीरो से जीरो कटा 8 9 72, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी। यदि cos 2 थीटा का वैल्यू साइन थीटा है, यदि थीटा 0 डिग्री है और 90 डिग्री के बीच है, तो थीटा का मान हमें बताना है कि कितना होगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, चलिए हम लोग बना के देखते हैं कितना आएगा। ये तो इतना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, 2 cos थीटा इक्वल साइन थीटा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा? क्या लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लिखेंगे। अब देखें जो ये लिखे हैं हमने, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और -1 इक्वल 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन क्या कर लेंगे, तो आप बोलोगे कि 2 साइन थीटा -1 और एक हो जाएगा साइन थीटा और +1 होगा ना, इक्वल में 0 रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आई हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये चल जाएगा तो 1, और ये मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू आ गया एक 1/2, और इससे निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर -1 आएगा, है ना। तब हम क्या करना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो है मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखें यहाँ पे कि साइन थीटा जो आया हमारे पास, साइन थीटा इक्वल क्या है, साइन जो है हमारा 30 डिग्री के बराबर, 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। अगला बताइए, कह रहा है पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो पहली 8 जो है भाज्य प्राकृत संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, तो अब जोड़ते हैं हम लोग कौन कौन है। पहला है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 11 नहीं है, 12 है, और फिर 14 है, और 15 है। सभी को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाई 8, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78/8 होगा। 78/8 करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे 78/8। ये पहली 8 जो है भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य है, और पहली 8 अभाज्य प्राकृत संख्याएं के अब निकालेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। भाज्य वाला कितना है 78/8, भाज्य वाला 78/8 है, और अभाज्य का अब निकालेंगे। अभाज्य कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। टोटल हमने 8 लिखा,
और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसको ऐड करोगे तो 77/8 आ गया। देखिए ये भाज्य वाली है 78/8 और अभाज्य वाली 77/8 है, तो इस दोनों में से हम लोग घटा लेते हैं 78 वाले में से 77, तो कितना बन जाएगा 1/8। तो अंतर जो आएगी हमारी कितना आएगी 1/8। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। बताइए निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन नहीं बताना है आपको, तो आप बोलोगे प्रोम नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा प्रोम। एक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है प्रोम, यह सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का नहीं है। प्रोम का फुल फॉर्म होता है क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है कब किया गया था, बताइए कब किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो अप्सरा था, है ना। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में 20% कम कुशल है, तो बी का कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा यह हमें बतानी है। तो कितना दिन का समय लग जाएगा, देखिए पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं हम ए और बी का, ठीक है। ए और बी का कार्य क्षमता निकालिए तो 5:4 आएगा और लेकिन उनकी कुल जो है कार्य कितनी है, तो आप बताओगे कि कुल जो है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 12 और गुने 5 ए की इफिशियंसी है, तो टोटल इसका आ जाएगा 60 ही, ठीक है। और बी को देखोगे तो बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है, इसका 20% मतलब कितना हो जाएगा 1/5 कम है, तो 60 का जो है 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दिन। कितना आ जाएगा, ये 15 दिनों में जो क्या कर लेगा बी उस कार्य को कर लेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, यही ना जो टोटल काम है इसका ये बी की इफिशियंसी है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो बी का वर्क, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंसर बनेगा। बताइए निम्नलिखित में कौन सा परियोजना जो उत्तराखंड में है, कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है बताइए, तो आंसर बोलेंगे आप टिहरी हाइड्रो पावर जो है कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है उत्तराखंड में है, तो करेक्ट आंसर ए बनेगा हम लोग का। और कोयना जो है कोयना नदी पर है और वो कहाँ पे है महाराष्ट्र में है, कोयना कहाँ पे है महाराष्ट्र में है। और शरावती बताइएगा, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, तो शरावती परियोजना शरावती नदी पे है और ये कर्नाटक में पड़ता है। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है ये रावी नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न बताना है आपको, इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो आपको बताना है कि इसका क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये 27 कैसे आया है यहाँ पे, 27 पता है कैसे आया है, ये आपका इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1, इसका 13, इसका 2, इसका 5, इसका 8 सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, टोटल वैल्यू आ रहा है हमारे पास 39। ये 39 में से कितना 39 और 39 जो है ना दोस्तों, तो ये दोनों अंकों का गुणनखंड निकाला, 9 3 जा 27, तो यही लिखा गया है यहाँ पे 27। यहाँ पे भी 2 8 18 20 हो जाएगा, और 20 और 15 और 23 और 14 ऐड करोगे तो 72 आ गया। ये 72 को दोनों में गुना कर दो, 7 दूना के 14 आ गया। वैसे ही ये सभी को लिखो, 7 18 5 5 14 सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आएगा 49। 49 को गुना करो, 4 9 जा 36, तो आंसर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे करेक्ट आंसर बी। अगला बताइएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन कि जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ड में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। चोरी छिपे जो है ब्रिटिश भारत में कौन लेके आया था, तो आंसर क्या बताएंगे, वो लेके आए थे इंदुलाल याग्निक। कौन लेके आए थे, इंदुलाल याग्निक लेके आए थे। करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताएंगे हम लोग, बताया गया कि इसमें चक्रव्यूह में प्रश्न कौन सा स्थापित करेगा संख्या, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे और बताइए कि इसमें क्या फुलफिल करने वाला है। तो देखिए पहला कॉलम हम लोग लेते हैं तो क्या है 14 है और 10 है, 14 10 कितने हो जाएंगे, तो 24। 24 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो वो आ जाएगा 16। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग क्या यही कंडीशन फॉलो करेगा आगे कि नहीं। इसमें हम लोग प्लस करा, इसमें माइनस करा। देखिए 12 और 8 20, 20 में से 6 घटा दो 14, ठीक है। 16, 16 में से 4 घटा, ठीक है। इसमें जो 12, 12 में से 2 घटा दो तो 10, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। तो मेरा कितना आया है, 24 में से 8 घटाए हम लोग तो 16 आया। आंसर नंबर करेक्ट डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि बताइए आप कौन सी है, तो आप आंसर बोलेंगे द्रव्यमान जो है यहाँ पे अदिश राशि है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQ
क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के भुजा के मध्य है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बतानी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ये होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा है, 4, 4 गुने 4 कर दो, 4 से 1 4 कटा, यानी 4√3 जो आपके पास कितना 4√3 जो है आपका कितना आ जाएगा 4√3, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, जो इसकी मध्य में बनी है, ये समबाहु त्रिभुज तो हो गया, इसका नाम है पी क्यू आर ए बी सी, इसका नाम है ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज है। बट इसके मध्य बिंदु पर, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य और इसके मध्य, यहाँ से एक पॉइंट बन के एक त्रिभुज बना है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा है पी क्यू और आर नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर नाम रखा है, तो पी क्यू यहाँ पे है और आर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये जो नाम रखा गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो ये बताओ, ये टोटल त्रिभुज में ये कितना भाग है, 4th भाग है ना, मतलब 1/4 भाग है इसका, 4th भाग नहीं 1/4 भाग है। टोटल 4 बन रहा है इसमें त्रिभुज, तो ये चौथा भाग आ रहा है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो अभी वैल्यू है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो 4√3 आया है। 4√3 का क्या 1/4 हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो 4 से 4 काट दो, यानी आंसर क्या आ गया, √3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। अगला बताइएगा, कह रहा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न को उत्तर दे जो आगे दिया गया है। क्या कह रहा है, IJKLMN हॉकी खेलते हैं, आई और एम बहनें हैं, एन और एम का भाई है, के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, जे एल का एल जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है, के एम से किस तरह संबंधित है, ये हमें बतानी है। के जो है एम से किस तरह संबंधित है, तो चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं कैसे संबंधित है इससे। देखिए पहले हमारा क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे के जो है, के और के का जो है पुत्र है कोई, ठीक है, के का पुत्र यहाँ पे, ठीक, के का पुत्र जो है, और ये किसी का भाई है, और यहाँ पे भी बोला जाए ये भी किसी का भाई। अब देखिए ये जो बोला गया है, ये पिता है आई के, ठीक है, आई बहन है किसकी, एम की, ठीक है, मतलब ये भाई है, और इसके भाई कौन है, एन है, ठीक है, इसके भाई कौन है, जे, और जे के भाई कौन है, तो एल है, ये बोला गया है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के भाई हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि के एम का क्या लगेगा, के जो है यहाँ पे नहीं बोला गया के एम से किस तरह संबंधित, के जो है एम से किस तरह संबंधित है, बताइए के एम किस तरह। तो यह जब क्या लगेंगे यहाँ पे, तो इसके ये चचेरे भाई नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो क्या लगेंगे, इसके चचेरे भाई, क्योंकि ये सभी भाई हैं, बस एक बहन यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा, चचेरा भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, कौन सा बताइएगा। तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। यह कब होता है, तो आप बोलेंगे 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पे दे रखा है कुछ कूट भाषा, इसमें बताना है ये जो कूट भाषा है, आपको दर्पण में छवि कौन सा आएगा वो बताना है आपको, मतलब इमेज कैसा बनेगा इसका मिरर पे वो बताना है। तो कैसा बनेगा इमेज इसका मिरर पे, तो आप बोलेंगे कि जस्ट इसके अपोजिट बनेगा, है ना, जस्ट अपोजिट, मतलब ये जो है यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब यहाँ से शुरू होगा। तो ये तो है क्या शुरू, ये तो शुरू है ही नहीं, तो इसे आप काट दो। क्या ये शुरू है, नहीं, क्या ये है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बस एक ही बच रहा है, वो है बी। आप देखेंगे तो है ना परसेंटेज से स्टार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताइए इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है केवल संगीत से संबंधित है, केवल संगीत से कौन संबंधित है, तो आप आंसर बोलेंगे ग्रैमी पुरस्कार जो है केवल संगीत से संबंधित है। आंसर डी बन जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है यह कब से दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1959 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार आपको पता होगा कब से दिया जाता है, तो ये 1929 से दिया जाता है। ऑस्कर कब से, 1929 से। पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार आपको बता दे यह जो है 1917 से दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कि किस नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस इस पर होता है, बताइए किस नियम के अनुसार। तो आप आंसर बताएंगे बॉयल के नियम के अनुसार, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला बताइएगा, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए की कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। 3 और 4 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले उसकी कार्य क्षमता कितना है, 3 और 4। ए और बी का है,
ए कितने दिन में कार्य करता है? 12 दिन में। तो 12 गुने 3 कर दें तो कितना आ जाएगा? टोटल 36 काम। 36 काम को ये जो है इसकी इफिशियंसी कितने दिन में करेगा? 4 से डिवाइड कर दो, 4 नंबर 36, यानी कितने दिन में बी काम कर लेगा? तो 9 दिनों में। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अगला बताना है, भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो है प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास कौन किए थे? तो आप आंसर बोलेंगे दादा भाई नौरोजी किए थे। आंसर बी बनेगा, दादा भाई नौरोजी किए थे। यह कब किए थे? भारतीय राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति आय का गणना जो है प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1867 से 68 में किए थे। अगला प्रश्न बताइएगा, उस समय जो है उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कब कितना लगाया था? तो 20 रुपया लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया? 20 रुपया लगाए थे। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? क्या नहीं है बताइएगा परिसंचरण तंत्र का अंग? तो आप बताएंगे बड़ी आंत जो है यह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे फोटोस्फीयर कहलाता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न बताइए, मोपला विद्रोह किस वर्ष के बीच में हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो आप आंसर बताएंगे यह हुआ था 1921 से 1922 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी बनेगा। मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में होता है और इसके विद्रोह का जो नेतृत्व कौन किए थे? अली मुस्लियार किए थे। बताइए, कंप्यूटर की जो भौतिक स्मृति से संग्रहित जो है परिमाण जो संग्रहित जो है परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को बोलेंगे आप आउटपुट प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आउटपुट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, दिए गए यहाँ पे हमारे पास कथन है और उसका निष्कर्ष दे रखे हैं, तो चलिए आइए हम लोग बना के देखते हैं क्या है कथन। कह रहा है कथन क्या कि कोई भी पायलट क्या है? नौसिखिया नहीं है। कोई भी पायलट यहाँ पे पायलट बना लीजिए, नौसिखिया नहीं है। तो यहाँ पे नौसिखिया डालते हैं, ठीक है। नौसिखिया नहीं है, ठीक है, अलग हो गया। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं, कुछ नौसिखिए जो हैं वो क्या है? खिलाड़ी है, ठीक है। अब पूछा इसमें आंसर क्या है कि कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिए जो है खिलाड़ी नहीं है, ये तो बात सत्य है। कुछ ही है ना, कुछ तो नहीं है। कुछ पायलट खिलाड़ी है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ खिलाड़ी पायलट है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? किसके लिए की थी? तो आंसर आप बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बताइएगा, हमें बताना है कि आगे क्या आ जाएगा। जैसे कुत्ता से रखवाली है ना, तो घोड़ा से क्या होता है? बताइएगा। कुत्ता जो है जिस प्रकार हम लोग रखवाली हेतु पालते हैं, तो घोड़ा को किसके लिए पालते हैं? तो घोड़ा को सवारी के लिए। आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला बताइए, किसी प्राकृत संख्या n के साथ जो है 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n परिणाम का जो है अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? ये आपको बताना है। तो अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? तो आप देखेंगे n की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 6 में से 5 घटाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 36 में से 25 घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। मतलब हमेशा से क्या आ रहा है? अंतिम परिणाम जो है एक ही आ रहा है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कह रहा है पी का वैल्यू कितना है? 2 है। पी इक्वल जो दे रखा है 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 दे रखा है। तो हमें सॉल्व करना है। क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर दोगे? बिल्कुल आपको सॉल्व करना ही होगा और ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तब ये जो आपको दे रखा है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, तब हमें बताना है कि पी बाई क्यू का मान क्या होगा। तो आप पहले इसका वैल्यू निकाल लो, फिर इसका वैल्यू निकालो और पी बाई क्यू को डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर आप पता है क्या हो जाएगा? देखो, ये जो भी है यहाँ से हम पहले तो क्या करेंगे, आपको ऐड नहीं करना है। पहली बात है ऐड नहीं करना है, इस दोनों को मल्टीपल कर लो, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ गया, ठीक। या फिर इसे आप मल्टीपल करो, 4 आ जाएगा और एक पॉइंट है यानी एक पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा? 0.4 आ गया, ठीक है। 0.4 को डिवाइड करना है इससे, 0.4 को इससे आप डिवाइड करना है और प्लस करना है 2 को। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? +2। जस्ट थोड़ी सी ऊपर करते हैं इसे हम लोग, आप इसे सॉल्व करो तो कितने आ जाएंगे आपके पास? +2 प्लस आपके पास आ जाएंगे 0.2 बाई 0.4 आ जाएंगे, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे हम लोग -1 और मल्टीपल बाई 2 होगा ना। अब इसे ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? इस डेसिमल को डेसिमल से हटाओ, ये कितना हो जाएगा? 1/2
और यहाँ पे करोगे तो 2 आ गया, यानी क्या आ जाएगा 2 और प्लस 1/2 और माइनस कितना आ जाएगा 2, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1/2 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, तो पी का। वैसे ही क्यू का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, तो क्यू का भी सेम वही करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीपल करके तब डिवाइड करना है, तब इसका कैलकुलेशन ऐसे ऐसे कर लो, तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच गया हमारे पास, और इसको आप मल्टीपल करोगे तो 0.4 हमें डिवाइड में ले जाना होगा इसे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, और माइनस में आपके पास है 0.2/0.4 आएगा। ठीक है, माइनस में इधर 1 रहेगा, और यहाँ पे देखोगे आप माइनस में क्या है, तो 2 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को पॉइंट से हटाओ तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 आ गया, लिखो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 और माइनस 1 होगा। अब देखो ये 2 में से 1 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 आ गया आपका जो 1, और यहाँ पे है 1/2, तो 1 में से 1/2 घटा दोगे, 1 में से 1/2, 1 में से आधा घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 1/2 ही तो बचेगा। तो हमारे पास पी का भी वैल्यू 1/2 और क्यू का भी वैल्यू 1/2 आ गया। तो यहाँ पे रखो 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 और गुन्ने हो जाएगा 2/1। ये 2 से 2 काटो, यानी आंसर कितने आएंगे, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न तालिका जो है फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है PM 2.5 दर्शाती है। तो फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली AQI का औसत कितना का अंतर है, ये हमें बताना है। तो कितना का अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आपका दे रखा है टॉक्सिक टेंड एयर क्वालिटी जो दे रखा है इंडेक्स, यहाँ पे आप दे रखे हैं। ठीक है, फरवरी का कोलकाता में कितना, दिल्ली में कितना, फरवरी 8 से 14 तक के लिए इतना है, फरवरी में जो है 15 से 21 तक कितना है, फरवरी 22 से 28 तक कितना है, और दिल्ली में कितना है कोलकाता में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो कोलकाता का जो है औसत आयु कितना हो जाएगा कोलकाता का, तो आप बोलोगे 306 प्लस 288 प्लस 274 प्लस 172, कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 1060 बट्टे 1040 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1040, और बट्टे टोटल हो जाएगा 4, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 260। ये किसका आ गया, कोलकाता का। तो दिल्ली का वैसा ही निकाल लो, इसका आगे है 260, दिल्ली का ये सभी को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सभी को ऐड करोगे तो 976/4, इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 244। कितना आ गया, 244। ठीक, ये 244 आ गया। अब 260 में से आप 244 यदि घटा लोगे तो कितना बन जाएगा, 16। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 16। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि वैश्विक, क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंध किसकी एक पहल है, किसकी एक पहल है, तो आप बताएंगे यूरोपीय संघ की है। किसकी है, यूरोपीय संघ। आंसर बताएंगे डी ऑप्शन नंबर। और UNEP की स्थापना होती कब है, तो आप बताएंगे 1972 में, 1972 में होती है। अगला प्रश्न बताइएगा, सीता जो है फतेहपुरी में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में जो है अपने घर से एक जो है ऑटो लेती है। ठीक है, और सीधे कॉलेज जाने वाली जो सीधी सड़क पर जाने के बजाय जहां कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक ने 10 किलोमीटर बाद मुड़ता है, और बंदरा मतलब बी चौराहे से जो है दाहिने ओर मुड़ती है, और फिर जो 8 किलोमीटर बाद पुलावा टी बिंदु जो है सी के बाईं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर बाद जो है डलहौजी बिल्डिंग डी से जो है दाएं मुड़ जाता है, और 8 किलोमीटर बाद जो है क्या, एल्फिंटन बिंदु जो है एलिफेंटन जो है बिंदु ई पर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो है फतेहपुरी तक पहुंचता है। यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया तो सीता ने वास्तव में जो है शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी को कम जो है दूरी तय करती होती, कितना कम दूरी तय करी होती, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसे सॉल्व करके। पहले क्या है कि वो कहाँ जाती है, तो अपने जो शुरुआती बिंदु है ए से 10 किलोमीटर जाती है सीधे, उसके बाद कहाँ दाहिने मुड़ती है 8 किलोमीटर, ये 10 है, फिर दाहिने 8, और उसके बाद जो है यहाँ से ये आपका पॉइंट दे रखा है कि ये ए है, फिर यहाँ से ए स्टार्ट करती है, फिर ये बी है, ये सी पॉइंट है, यहाँ से 12 किलोमीटर चली जाती है, फिर यहाँ से जो है बाएं मुड़ जाती है, बाएं कितना, वही 8 ही किलोमीटर मुड़ती है ये डी से। ठीक है,
और डी के बाद जो है ई के पास पहुंचती है और ई से जो है फिर वो कहाँ चली जाती है, तो दाहिने साइड में चल जाती है और वो 4 किलोमीटर जाती है, एफ के पास जाती है। तो आपको बताना है ये गंतव्य है ना, और ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये बताओ, ये यदि टोटल हम ऐड करते हैं 10 और 12 22 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 30 हो जाएंगे। लेकिन कि उसने कितना चला है, 10 8 12 8 4, अच्छा 4 भी है यहाँ पे, तो टोटल आ जाएंगे आपके पास कितने, 10 8 12 8, 10 8 12 8 और 4, टोटल ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 42। लेकिन कि यदि वो सीधे रास्ता, ये सीधे ना कि ऐसे ऐसे जाती, यदि सीधे जाती तो कितना दूर मात्र उसे चलना पड़ता है, तो टोटल आप ऐड कर लो 10 और यहाँ से 12 22, 22 से 4 26, इसमें से 26 घटा दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 16 किलोमीटर। मतलब 16 किलोमीटर सीधे से बात है कि एक्स्ट्रा ये चली है। यदि सीधे जाती तो 16 किलोमीटर कम चलना पड़ता उसे, उस ऑटो ड्राइवर को। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। पूछा क्या गया है कि येन किस देश की मुद्रा है, येन जो है किस देश की मुद्रा है, तो आप बताओगे क्या, जापान की मुद्रा है। येन किस देश की है, तो जापान की है। तो मालदीव का बता दीजिए क्या है, तो मालदीव का जो है राजधानी तो माले है लेकिन इसकी मुद्रा जो है रुपया है, क्या है, रुपया है। मालदीव रुपया है। और दक्षिण कोरिया का बता दीजिए, दक्षिण कोरिया का सियोल इसकी राजधानी है और मुद्रा है वॉन। क्या है मुद्रा इसका, तो वॉन है। और बाली जो है ये दोस्तों इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया ही है, इंडोनेशियाई रुपया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कार्ल लिनियस को। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला क्वेश्चन दे रखा है आपका मैथ्स का है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू इतना दे रखा है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, बोथ साइड स्क्वायर कर लिएगा, हमें रूट ओवर हटाना है इसलिए बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास क्या क्या बच जाएंगे, इधर सिर्फ 19 बचेगा, माइनस ये बच जाएंगे एक्स रूट 12 बचेगा, इक्वल बाई 1 रहेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही ना रहेगा, और इधर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। तो ये देखो आप जो स्क्वायर इसको करे हो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी रख सकते हो इसे। तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करना होगा। तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3 और माइनस 2 ए बी कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 2 रूट 12 हो जाएगा, इतना होगा ना। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे भी ये 12 है रूट वाली, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 7 इधर आके घटा दो तो कितने हो जाएंगे इसमें 7, तो यानी 12 हो जाएंगे, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से है माइनस में 2 रूट 12 और ये आ जाएगा प्लस एक्स रूट 12, ठीक है, एक्स रूट 12 आ गया। अब देखें जो एक्स रूट 12 हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 आ गई है और इसे भी ऐड कर दो इधर में, तो 12 और प्लस में 2 रूट 12 इधर लेके आ जाओ, इधर बच गया एक्स प्लस एक्स रूट 12 बच गया, बचा ना। तो इस क्या ये ऐड होने वाले हैं, 2 रूट 12 और प्लस 12 ऐड होने वाले नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन कर लेते हैं और वो कॉमन क्या कर लेंगे, तो हम लोग हमारे पास जो दे रखा है इसमें हम क्या कर लेंगे कॉमन। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो हमारे पास मल्टीपल में है, कॉमन ना करिए बल्कि ये रूट वाला रूट 12 ला दीजिए, यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ से रूट हटा देते हैं, ठीक है, रूट 12 को, रूट 12 जो है मल्टीपल में आएगा। क्या इसे रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल रेशनलाइज कर लोगे आप। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, आप करोगे तो यहाँ रूट 12 और यहाँ पे भी रूट 12 से हम लोग गुना करेंगे, तो रूट 12 और रूट 12 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे कॉमन होगा हमारे पास रूट 12 गुने 12 प्लस 2 गुने रूट 12, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बच जाएगा हमारे पास रूट 12 और प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। बाई में आपका क्या बच जाएगा, टोटल जो है काट दिए तो इतना बच गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या 2 और प्लस 2 रूट 3 लिख सकते हैं क्या, 4 3 12 होता है, तो इसे 2 रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे 2 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। देखिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था, कौन लड़े थे बताइए। तो आप आंसर बताएंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला लड़े थे। कौन लड़े थे, सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध लड़े थे लोग। तो कौन से
राष्ट्र ने 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो 5 बार मेजबानी किया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। आंसर बनेगा ये। बताइए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। आंसर बनेगा बी। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 12 मार्च 1954 को होती है। देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 की वस्तु 112 पर बेचा गया, तो 33% अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 14% होती। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता करना है कि मतलब कितना में खरीदा गया था। तो आइए हम लोग बताते हैं यहाँ पे कितना में खरीदा गया था वस्तु को। देखिए पहले था, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 100 रुपया में हमने खरीदा था। ठीक है, 100 रुपया की वस्तु को हमने 12% लाभ पर बेचा, यानी कितने पे बेचा? 112 रुपया पे बेच दिया। ठीक है, अब बोला है क्या कि 14% लाभ होता है, तो 14% लाभ होता है मतलब 114 रुपया। 14% हमें लाभ प्राप्त होता है। तो डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस आप बताओगे 2 का डिफरेंस है। जो 2 का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? मतलब अधिक है, वो 33 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि 16.5 हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 16.5 है ना। हमें क्या निकालना है? पूरे 100 का, मतलब क्रय मूल्य कितने हैं? तो टोटल 100 से गुना कर दो। 1 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितने आ गए? 1650 रुपया। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1650 रुपया में वो वस्तु को खरीदा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर जो है प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त पूर्ण क्या हो? एक वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 3 1 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसे प्राप्त पूर्ण वर्ग हो तो इसका एलसीएम ये निकाल लो, वर्गमूल। तो निकालोगे कितना आ जाएगा आपका? निकालोगे तो 3 से निकालिए 9 और 1 बच गया, यहाँ पे 00 आ गया, 1 3 यानी 6 और करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 61। कितना बचेगा? 39। यानी कितना आ गया हमारे पास? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 39 आप घटा लोगे, 39 नहीं रहती तो पूरी तरह से डिविजिबल होती, तो 39 घटा लो तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद है कर्नाटक में। आंसर बनेगा सी, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो कह रहा है 2001 एक कंपनी के द्वारा अर्जित राजस्व जो है 6300 करोड़ है ना। और 2010 में कितना है? 8100 करोड़ था। 2015 में 10800 करोड़। 2001 से 10 के बीच में, 2010 से 15 के बीच में राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है? ये आपको बतानी है। तो क्या है? रेवेन्यू जो दिया है हमारे करोड़ में, आप देख रहे हैं 2001, 2010 और 2015 में। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू दे रखा है हमारे पास, तो 2001 से 10, 2001 से 10 में, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6000 था और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8000। तो कितना है? 8100 इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, से 6300 आप घटा लो तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? आपका आ रहा है 1800 का। ठीक है, 1800 करोड़ का आ रहा है। और 2010 से 15, 2010 से 15 का कितना हो रहा है? इसका याद रखेंगे, 1800 करोड़ हम लोग का आया है। अब देखिए 2000 आपका 10 से 15 कितना हो रहा है? 10,800 और 8,100, यही है ना। तो घटा लीजिए, इसमें से कितना बच जाएगा आपके पास? 2700। जो ये 2700 आया और 1800 दोनों का हमें रेशियो ही तो निकालना है, तो यहाँ पे रखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और भी कटेगा, 3 तिरे का 9 और 3 एकम 3, यानी 3:1 आया। ऑप्शन नंबर कौन है? 3:1 है क्या? 18 था ना हम लोग के पास और 27 था, तो 9 से 2 टाइम्स में, 9 से 3 टाइम्स में 2:3 आ रहा है दोस्तों। हमने गलत रेशियो निकाला, 2:3। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। अगला बता दीजिएगा। कह रहा है 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबल पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था? तो नोबल पुरस्कार से है दोस्तों। तो देखिए 2020 का था और ये एक तरह से इकोनॉमी के क्षेत्र में है, तो आप इसे बता भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए ऐसे हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा रॉबर्ट बी विल्सन। बट आपको याद करना है 2023 में दी गई है उसे याद करना है। ठीक है, तो 2023 में जो है दोस्तों वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पता है किनको दिया गया है? वो दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। वो कहाँ के हैं? अमेरिकी अर्थशास्त्री। ठीक है ना, महिला को मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। अगला देखिए, विशिष्ट गुण भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है रीजनिंग में। देखिए आइए, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि एम को जेड लिखा गया है, ए को एन लिखा गया है, फिर एच को क्या लिखा गया है? यू लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं ये कोडिंग भाषा में लिखा गया ना, तो आपको सेम यहाँ पे आर को क्या लिखेंगे? तो आर को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे कोडिंग भाषा कहने का मतलब है कि जैसे आर, आर का क्या लिखेंगे? ए का क्या लिखेंगे? आई एन, ये सभी का क्या होगा?
तो अब देखो इसमें आर का क्या लिखा गया है, तो आर का बोलोगे एन लिखा गया है, तो आर एन से स्टार्ट होने वाला है क्या, नहीं। तो आर जो है एन से नहीं बल्कि आर की वैल्यू आप देखोगे चौथे क्रम पे, इधर से आ जाओ, चौथे क्रम पे ई है, तो हमें आर ई से है, तो ई से सभी स्टार्ट है, देख रहे हैं ना, सभी ई से स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट में भी सी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ई के बाद एन, यानी ए की वैल्यू कितनी है, ई एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एन है, ठीक है, सभी में एन। ये तो कट गया आपका ऑप्शन सी, क्योंकि भी दे रखा है। चलिए यहाँ पे भी एन है। आगे निकलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, आई, आई का वैल्यू क्या दे रखा है, आई का वैल्यू तो इसमें है नहीं, तो इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखिए एन, एन की वैल्यू दे रखा है क्या, तो एन की वैल्यू क्या दे रखा है बताइएगा। तो एन की वैल्यू आप देखिए ना, अभी जस्ट ए का वैल्यू एन निकाले है, तो एन का वैल्यू ए होगा। तो देखिए थर्ड में ए किस में है, इस डी में है, ऑप्शन बी कट गया। और आपके थर्ड, इसमें भी थर्ड जो है इसमें आपके ए है, ठीक है, और बी में भी है क्या, तो बी में हम देखेंगे, तो बी में आपके नहीं, ये ए नहीं, बल्कि ये जो आपका जैसे ए का लिखा गया है एन, तो एन का ए नहीं हो सकता, बल्कि जो उसका लिखा गया है वही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एन जो है हमारा केमी क्रम पे है, चौथे है ना, तो चौथे पे है ना ए आना चाहिए, उस तीसरे पे तो आई था दोस्तों, हमने गलत थोड़ा देख लिया। देखिए चौथे क्रम पे ए है, इसमें चौथे क्रम पे नहीं, डी कटा, इसमें भी चौथे क्रम पे, यानी ऑप्शन नंबर अभी भी हमारे पास बी और ए बचा है, डी और सी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। डी और सी को काटो, अभी तक ए और बी हमारे पास बचा हुआ। चलिए चार के बाद जो है पांचवें क्रम पे हम लोग देखते हैं, पांचवें क्रम पे क्या है, तो आप देखेंगे आर, आर की इसमें दे रखा है, आर का क्या है दोस्तों, तो आर का बताएंगे आप, जैसे कि इधर से काउंट कर लो कितने हैं, चौथे क्रम पे, इधर से काउंट करते हैं हम लोग, तो चौथे क्रम पे ई, ई आना चाहिए। तो ई किस में है बता दें, ई जो है आपका कैमे क्रम पे है, तो आप देखेंगे इधर से दूसरे, तो इधर से दूसरे काउंट कर लो, एक दो छोड़ करके तीसरे पे ई आ रहा है, एक दो छोड़कर तीसरे पे ई नहीं आ रहा है, यानी कट गया, ये ऑप्शन नंबर क्या बन गया, बी बन गया। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था, तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी हुआ था, आंसर बी होगा। आपको पता ही होगा ये क्या हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था जनसभा पे, जनरल जो डायर था वो अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। और अगला प्रश्न देखेंगे, तो पी का वैल्यू जैसे दे रखा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो पी बाई क्यू, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन करना है दोस्तों, इसे आप मल्टीपल, और इसमें डिवाइड तो है नहीं, मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बस इसके पी का वैल्यू निकालना है, और क्यू का वैल्यू दे ही रखा है, बस उसे डिवाइड कर देना है आपको। तो पी का वैल्यू आपको बताया दोस्तों, पी का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0.0729 आएगा, ठीक है। अब इसे जो है आपको 0.54 से डिवाइड करना है, इसके पास 4 जीरो है, इसके पास मात्र 2 ही है, तो यानी कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसे हटा दो डेसिमल को, ठीक है। अब देखो काट के, तो काटोगे तो पता है कितने टाइम्स में आ जाएगा, 0.135, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। अगला बताइए, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो किसके वायसराय के काल में हुआ था, तो आप बताओगे लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के शासनकाल में, आंसर बनेगा बी, लॉर्ड चैम्स्फोर्ड जो है रौलक एक्ट पारित किया था 1919 में कोलकाता में। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है, उर्वरक क्रांति जो है वो कौन से रंग से संबंधित है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी, भूरक से संबंधित है। हरित क्रांति किससे, खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तेल या फिर तिलहन बोल सकते हैं आप, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन से, मुर्गियों के उत्पादन से, सुनहरी क्रांति किससे है, बागवानी से है, और स्वर्ण रेखा क्रांति है जूट उद्योग संबंधित है, गोल क्रांति है आलू से, और रजत रेशा क्रांति है कपास से, और लाल क्रांति है टमाटर से, टमाटर या फिर मांस भी बोल सकते हैं। हरित सोना क्रांति है बांस उत्पादन से, और धूसर या फिर स्लेटी क्रांति है सीमेंट उत्पादन से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो अगला आप बताइएगा कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, उसके जो विरोधी उम्मीदवार को 6800 जो है मत प्राप्त हुए, तो कुल मतों का 34% के बराबर है, ठीक है। तो कुल मत अमान्य थे, विजय उम्मीदवार का जो है विजय जो उम्मीदवार है उसका विनिंग मार्जिन और जो है अमान्य मतों की संख्या क्या है, ये हमें बतानी होगी, क्या होगी, तो आइए हम लोग बना के देखते हैं कि क्या होगी। तो हम देखेंगे क्या कि जो विजय उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त करता है, 48%, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे बताते हैं, थोड़ी स्पेस है यहाँ पे।
देखिए तो विनिंग जो है उसे कितना मिला है, 48% मिला, ठीक है। और विरोध उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ, तो 48 घटा दो उसमें से, तो जो विरोध किया है ओपोनेंट्स जो है उसे कितना मिला है, तो 52%, ठीक है। 100 में से 48 घटा दोगे तो 52%। अमान्य कितना हो गया, तो 52 में से 34 को घटा दोगे वो अमान्य है, कितना है, 18% जो है अमान्य है, ठीक है, अमान्य है 18%। अब जो है विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन कितना है वही बताना हमें, तो 48 है, और कितना है विनय मार्जिन, 34 है। तो 48 में से 34 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 में से 34 घटा दोगे तो यानी 14% आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हमारा क्या है कि 34% बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6800, ये ना दे रखा है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक ये काटो कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, आपकी एक का वैल्यू 200 आ गया। तो हमें निकालना है किसका, 14 का वैल्यू, यही ना मार्जिन। तो 14 14 दूना 28, यानी कितनी आ जाएंगी, 2800। हमें टोटल फाइंड करनी है विनिंग का जो है, ये जो विरोधी उम्मीदवार है उससे प्राप्त जो मत है वो कितना था, तो 34 में से जो हम लोग घटाए हैं तो कितना है, 18। तो ये 18% निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 और गुने 18 करें, 18 दूना 36, यानी 2800 और 3600, 28 और 3600 देखें कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे 2800 3600, राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे जैवमंडल कहते हैं। आंसर ए बनेगा जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में जो है विधान परिषद है, किसमें है विधान परिषद, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है विधान परिषद। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या कि 2600 रुपया की धनराशि के दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि उधार दिए जाते हैं तथा पहले पर जो है 10% और 5 साल के साधारण ब्याज पे दूसरे पर जो है 9% जो है 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर जो है उधार दिए गए राशि हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो क्या हो जाएगा राशि, हम मान लेते हैं क्या कि 10% की दी गई है उधार एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम 9% की उधार पे दिया गया है कितना, 2600 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो अब जो हमें निकालना है कि x गुने 5%, कितने, x गुने 5 वर्षों का जो है 10% इक्वल जो होगा हमारा कितना होगा, 2600 माइनस एक्स गुने 6 और गुने 9% के बराबर। तो यहाँ पे आप निकाल लो, ये 50x हो जाएगा इधर टोटल 50x, और इधर कितना हो जाएगा आप निकालोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा 2600 और गुन्ने 54 और माइनस आ जाएगा आपके पास 54x आ जाएगा। तो इधर 54x माइनस में इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 104, 104 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 104x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 104x इक्वल आपके पास आ जाएंगे 2600 गुने 54 कर दो तो 2600 यहाँ पे, ठीक है। 2600 और गुने कितने आ जाएंगे 54 आ गए। अब देखो ये 104 को इधर हटाओ और यहाँ पे ला दो 104, इसे काटो कितने टाइम्स में कटेंगे, तो आप काट के देख लो, इसे काटोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास 1350, 1350 जो आ गए आपके पास आंसर आ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर जो है औसत आयु कितना है 16.8 वर्ष है। तो लड़कों का औसत आयु जो है कितना है 15.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु कितना है 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा ये हमें बतानी है। तो हम एलिगेशन मेथड पे यहाँ पे बना सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, 15.2 कितना है, 15.4 है कितना लड़कों की औसत, ठीक है। और लड़कियां का देखेंगे तो लड़कियां कितना है 18.2 है, और दोनों का कितना है, तो दोनों का आप बताएंगे कि 16.8 है, यही ना दे रखा है। तो यहाँ से आप निकाल नहीं लोगे, इसका निकालोगे तो 18.2 में से 16.8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1.4 आएगा, और यहाँ से जो 16.8 में से 15.4 घटा दोगे तो कितना जाएगा 1.4 आएगा। तो 1.4 1.4 यानी 1:1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी आ गया, मतलब 1.1 आ गया, 1:1 आ गया। अगला प्रश्न बताया क्या गया है कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण जो है ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया, तो इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन समय लगेगा ये हमें बतानी है। तो कुल कितने दिन समय लग जाएगा, समय देखो कितना है, ए का 20 दिन और बी का कितना है 30 दिन, टोटल कितना लग जाएगा 60 हो जाएगा ना 60, ये कितना, तो 3 इफिशियंसी और इसका 2 इफिशियंसी है ना।
तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 3 और 2 5, ये टोटल कितना आ गया 5। 5 दिन में जो है एक कार्य समाप्त करेगा तो वो कितना इकाई करेगा, 15 इकाई। ठीक है, ये कितना करेगा, 15 इकाई। तो टोटल कितना है 60, और जो इसमें 15 ऐड हो जाएगा मतलब कितना होगा, 75 इकाई जो है यह इस स्थिति में पूरा करने के लिए कुल कितने दिन समय लग जाएंगे, तो टोटल जो है दिन लग जाएंगे कितने, 15 दिन लग जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी कैसे करेक्ट होगा, तो जो टोटल हमारा 75 आया है, टोटल इफिशियंसी कितना था, 3 और 2 5, तो 5 से काटो कितने आ जाएंगे, 15। ऑप्शन नंबर ये आपका डी। अगला बताइएगा, कह रहा है कि 2020 में निम्नलिखित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो देखिए 2020 का है, इसे आपको नहीं याद करना है दोस्तों। अभी जो 2024 में दिया गया है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार, उसे याद करना है। तो जो 69वां फिल्म फेयर हुआ है 2024 में, वो किसे अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल। आप लोगों ने देखा होगा मनोज सर का जो है 12th फेल, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ दिया गया है इनको फिल्म का। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला है, तो विधु विनोद को मिला है, विधु विनोद चोपड़ा जो 12th फेल को लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है पुरुष में, तो रणबीर कपूर को मिला है फिल्म एनिमल के लिए, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किनको मिला है महिला श्रेणी में अवार्ड, तो आलिया भट्ट को मिला है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जीती है उन्होंने। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा नीचे दिए गए 20 छात्रों के द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है उनके, ठीक है। तो दिए गए आंकड़े का जो है 2 गुने माध्यिका माइनस बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, टोटल हमारा पद कितना है, तो 20 है, यहाँ पे दे रखा है 20 छात्रों का। ठीक, जो 20 दे रखा है तो माध्यिका हम निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। n/2 वा पद प्लस जो हो जाएगा n/2 और प्लस 1 होगा, 1 वहाँ पद जो होगा ये किससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n/2 करिएगा तो 20 का आधा 10वां, और प्लस जो है ये करेंगे तो 10 1 11वां, 11वां पद को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, 10वां और 11वां, इसको अरेंज करना होगा, है ना। अरेंज करने के बाद जो है दोस्तों, ऑलरेडी अरेंज नहीं है, इसे अरेंज करना होगा आपको। अरेंज करेंगे तो 10वां 11वां क्रम पे जो है कौन कौन आएगा उसे ऐड करते हैं। तो 10वां और 11वां पे आएगा आपका 14 14 14 14 28, 28 को आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ गया। ये क्या आ गया आपका, माध्यिका आ गया, माध्यिका आ गया 14। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, बहुलक। बहुलक निकालते हैं तो बहुलक भी 14 है, सबसे ज्यादा टर्म्स बार आया है 14। ठीक है, बहुलक आ गया 14 और आपका माध्यिका आ गया 14, क्योंकि 14 का बराबरता सबसे अधिक बार है इसलिए हमने निकाला है। और 2 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना है 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 माइनस बहुलक, बहुलक कितना है 14, 28 में से 14 घटा दो तो 14। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे यह कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। आंसर बन जाएगा डी, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र में, और इसकी स्थापना पहले कितनी कब होती है ये बताइए, तो आप बताएंगे 1945 में होती है, 24 अक्टूबर को। इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 193 है। 193वां कौन बता है, तो दक्षिणी सूडान बना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था, किससे संबंधित है, तो आप आंसर बताएंगे ये अल्बर्ट आइंस्टीन से है। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, E=mc² आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, E=mc² आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा बोला कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है तो ये क्या किया जाता है, 2 से गुणा किया जाता है, और हर को जो है 3 से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न जो है 2/9 के बराबर होती है। तो हमें भिन्न बताना है कि वो भिन्न क्या होगी। है तो हम मान लेते हैं हर x है और अंश क्या है, x-2 है, कम है। तो हम लेते हैं यहाँ पे अंश क्या हो जाएगा हमारे पास x-2 और हर क्या हो जाएगा हमारे पास x होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखेंगे वो हो कितना जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है अंश, और ये 3 गुना हो जा रहा है, तब बराबर में क्या आ जा रहा है, 2/9 के बराबर। बस आप क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसे कितना हो जाएगा, 9 दूना, पहले यहाँ पे 2x कर लो, 2x माइनस 4, 2 से 2 इसे आप काट सकते हो, 2x माइनस 4 छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करो, 2 से 2 सीधे काट दो यहाँ पे, तो अब क्या बचेगा, 9x माइनस 18 इक्वल क्या हो जाएंगे, इधर 3x। आप ये 9x और 3x इधर घटा दो, यानी 6x इक्वल हो जाएंगे, इधर चल जाएगा 18 प्लस में 6 से काटो 3 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो क्या हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि हमारी क्या है अंश और हर, अंश हमने क्या माना था, तो अंश माना था x-2 माना था, हर था x मेरा, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 आया है। तो यहाँ कर दो इसे कैलकुलेशन, कितने आ जाएंगे,
ये 2 गुना था और ये 3 गुना था, है ना। तो यहाँ पे करो, ये कितना था, 2/9 के बराबर। एक्स की वैल्यू जब 3 आ गई है तो एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी थी, एक्स माइनस 2 और बट्टे एक्स। एक्स की वैल्यू 3 में से 2 घटा दो 1 और यहाँ पे 3, मतलब 1/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो पी के पावर 6 क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6 भाग करेंगे हम लोग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का मान हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस में चल जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, घन करते हैं, मतलब क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब कर लोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए पहले से ये तो स्क्वायर में दे रखा है, अब क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी इधर क्यूब कर लेते हैं, इधर भी क्यूब कर लेते हैं, यानी दोनों टाइम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ देखोगे आप तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इधर क्यू, यानी पी के पावर 6 और क्यू के पावर भी 6 आ गया। हमें यही चाहिए था ही, क्योंकि यहाँ पे 6 करना है और तब इसे डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, ये रहेगा। इधर आ जाएगा आर के पावर 6 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और इंटू आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल आर की पावर 6 होगा ना। आगे देखेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने जस्ट बताया था, इक्वल करा है तो आर स्क्वायर के बराबर, इसलिए उसके जगह पे आर रख दिए। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 3 है और प्लस में ये तो है ही अभी तक पी के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 है। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम लोग जो वर्क करेंगे इसमें क्या होगा, पी के पावर 6 क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6, ये वाली आर जो है इधर लेके आते हैं और इस वाले को उधर भेज देते हैं तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब जब ये माइनस में चला गया तो हमें फाइंड क्या करनी है वैल्यू को, ये वाली उधर माइनस में और ये इधर आ गई माइनस में, तो हमें फाइंड क्या करनी है, पी के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 प्लस आर माइनस 6 बटे ये कितना आ गए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, यही ना निकालनी है। तो इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, माइनस में 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर 6 बाई ये कितना दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यही ना दे रखा है। तो इसे काट दो तो कितना, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना बच गया आपके पास, तो आपके पास टोटल आ गए, वो आ गए टोटल -3 टाइम्स में कट जाएगा, टोटल के टोटल काटोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय जो है 1/3 1/2 और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 15,600 है। वर्ष में कितने हैं, तो कुल लाभ जो है 15,600 है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि कितना उन्होंने धन निवेश किया है। तो देखो पहले तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा टोटल, तो आप लोगे 4 3 और 2 का तो टोटल 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया यानी 6, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसे करोगे तो 3, यानी 6 4 3, ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, 6 4 3 का रेशियो आ गया तीनों व्यक्तियों का। तो तीनों का ऐड कर दो, 10 और 3 13, टोटल कितना आ गया 13। 13 में किसका हमें निकालना है, वर्ष के कुल में इतना का लाभ होता है। ठीक है, 13 और 15,600 का लाभ होता है। ठीक है, तो टोटल हम लोग निकालते हैं किसका, 6 वाली, पहले वाले का निकाल लेते हैं, लाभ का सबसे अधिक हिस्सा किसको मिला है। ठीक है, तो 13 से काटो, 13 एकम 13, 2 13 दूना 26 यानी 200, 1200, 12 छक्के 72, आंसर कितना आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए 7200। अगला बताइएगा कि एक्स कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है, में से 10% छात्र ने ए ग्रेड, 20% छात्र ने बी ग्रेड, 30% छात्र ने सी ग्रेड, 40% छात्र ने डी ग्रेड प्राप्त किए। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने होंगे। तो देखें यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पाई चार्ट में जो दिया गया है ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 360, में से 360 गुने कितने हैं 10 और 20 प्राप्त करने वाले, मतलब टोटल 30%, 30% इसका निकाल लो, बट्टे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितने आ गए 6 18 और 3 3 9 और 1 10, मतलब टोटल आ कितने गए 108। तो आंसर कितने बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 108।
अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कहाँ पर है, यह है मुंबई में। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। स्थापना कब होता है, तो 3 जनवरी 1954 को होता है। इसका मुख्यालय जो है, इसका स्थापना में जो है मुख्य योगदान किनका होता है, तो होमी जहांगीर भाभा जी का रहता है। अगला प्रश्न बताइएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है, NNP क्या है अब बताओ, तो आंसर बोलेंगे NNP इक्वल होता है GNP माइनस डिप्रेशन, मतलब मूल्यह्रास, मतलब जो मूल्य में कमी होती है, जैसे कोई आप नया मशीन खरीदते हो उसे चलाओगे तो वो तो उसका वैल्यू घटेगा ना, तो ये डिप्रिसिएशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि व्यक्ति ने अपनी मंजूरी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा जो है 10% वार्षिक दर पर निवेश किया है। एक वर्ष में उसके तीनों निवेश में प्राप्त किए कुल जो है कितना है, कुल आय 820 रुपया है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो कुल निवेशित पूंजी उसका कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कुल व्यक्ति का निवेशित पूंजी 100 रुपया है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी रफ है, देखिए यहाँ पे उसकी आवेशित पूंजी हमने 100 ले लिया, 5% जब ब्याज दे रहा है उस पर निवेशित कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। हमने माना कितना है, 1 माना है, ठीक है। और 8% पे कितना, ये आपका याद रखना होगा, 5% पे है, और 8% पे कितना हो जाएगा, 8% पे आप बताओगे तो 1/3 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 10% पे कितना नियोजित हो जाएगा, तो 10% पे आप बताओगे x माइनस x/2 और प्लस x/3। इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम ले लोगे 6 और 6 में से ये घटा दोगे 6x और माइनस ये टोटल हो जाएगा -5x में से घटा दो तो कितना आ जाएगा x/6। x/6 आ गया हमारे पास 10% का, ठीक है। मतलब 5, 8 और 10 का निकल गया। तो ये सभी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, सभी के भाग को जोड़ लेते हैं। तो पहला का क्या है कि 1/2 गुने 5/100 होगा, प्लस हो जाएगा 1/3 और गुने होगा 8/100, प्लस हो जाएगा x/6 और गुणे हो जाएगा आपका 10/100। कितने के बराबर है, तो 820 रुपया के बराबर। अब इसे काटने वाला जो है काट सकते हैं, जो नहीं करने वाला नहीं काटना है हमको। 5 से काट सकते हैं इसे 20 टाइम में, और भी कटेगा क्या, 4 से काट सकते हैं इसको 25 टाइम में, 4 से काट सकते हैं आप इसे 2 टाइम में, और भी काट सकते हैं, और 10 से एक काट सकते हैं, ठीक है। अब जो जो बच गया आप लिख लो यहाँ पे। तो टोटल आपके पास एलसीएम जो आ जाएंगे, वो जो भी आपका बच गया उसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो टोटल आपके पास जो बच गए वो कितने बच गए, 5x/2, ठीक है, प्लस 8x/3 प्लस 5x/3, ये कितने बच गए, गुणा कर देंगे उधर जाके तो 82,000 बच गए, ठीक है। इधर से हमने 100 उधर सीधे भेज दिया। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 6 बच गया, एलसीएम 6 होगा तो 15 इसका हो जाएगा, हमें एक सभी हटा रहे, ठीक है। 15 प्लस 16 कर दो प्लस 10, टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल ऐड करोगे तो 41, टोटल सीधे लिख दो 41x और इक्वल 6 से उधर गुना कर दो 82, यहाँ पे 1000 है और गुने 6 कर दो, है ना। अब काट के देखो क्या टाइम में, तो 2 टाइम में कट रहे हैं, 6 दूना 12 यानी 12,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 12,000। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें क्वेश्चन में, कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर CE है ना, और AE जो है CD को बिंदु P प्रतिच्छेदित करती है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा, ये हमें बतानी है। किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आइए हम लोग बना के देख लेते हैं किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप एक तरह से कि बताए क्या कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ABCD पहले हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की तरह हो गया दोस्तों, रेक्टेंगल की तरह। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाए ABC और D, ठीक है। और यहाँ से बोला क्या गया है, ये जो आपका मिड पॉइंट से आगे बढ़ रही है, ये जो इससे ऐसे मीट कर रही है, ठीक है। ये E सेक्शन है, ये जो है आपका ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, ये इसके बराबर दे रखा है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट कट रही है इसका वैल्यू P दे रखा है, प्रतिच्छेद कर रही है P पे, मध्य बिंदु है उसका, ठीक। तो हमारे पास BC दे रखा है किसके बराबर, EC के बराबर। C जो है हमारा क्या है, BE का मध्य बिंदु है, E और C का मध्य बिंदु है C, ठीक है। तो AB पैरेलल जो है CD है, AB पैरेलल जो है यहाँ पे CD है, ओके।
अब देखेंगे कि P जो है CD का मध्य बिंदु है, P जो है ये CD का मध्य बिंदु है, P यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, CEP जो C हमारा C E और P ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे ये त्रिभुज कौन बन रहा है, 1/3 किसका बन रहा है, ABCP का, ABC और P का, ABCP का जो है ये 1/3 बन रहा है, कितना बन रहा है, 1/3 बन रहा है। तो ये क्षेत्रफल को हम एक ले लेते हैं। और APD आप देखोगे तो AP और D ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है APD। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है APC के बराबर है, APC के बराबर है, ये इससे जो है आप देखोगे तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है इसके इक्वल। अब देखिए ये जो ऐसे एक दूसरे के इक्वल हुआ, सर्वांगसम हुआ, तो AD जो हमारे है कौन है, AD ये वाली जो भुजा है क्या CE के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम हो चुका है, बाई CPCT होगा, है ना। और आप देखोगे DP जो हमारा क्या है, आप देखोगे DP जो है ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे DP जो होगी PC के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, तो P और C के बराबर, इसके बराबर होगी ना, इसके बराबर होगी। और आपके पास दे रखा है एंगल D, एंगल जो D है ये किसके बराबर होगी, एंगल D जो है ये एंगल C के बराबर होगी, क्यों, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इस कारण, और सर्वांगसम हो चुके हैं इस कारण। अब देखोगे तो APD जो APD हमारा ट्रायंगल है वो EPC के बराबर आ रहा है उसका। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप देखोगे तो APE और ABCD का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर C बन जाएगा, मतलब समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बराबर होगा वो। तो राइट आंसर ऑप्शन C बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है चतुर्भुज दे रखा है, सूचीबद्ध जो है 4 संख्या युग में से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, वो बताना है आपको कौन सबसे अलग है। तो आप 9 का क्यूब करो, 729, 6 का करो 216, 7 का करो ये बिल्कुल नहीं आएगा, 4 का करो 64 आएगा, यानी राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि √2 प्लस x इक्वल कितना दे रखा है, √3। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, तो बोथ साइड आपको स्क्वायर कर लेना होगा, तब जाके बना पाओगे। तो सीधे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर रखो और √2 और √3 और माइनस इधर चल जाएगा √2, इसका स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है ना, तो रखिए यहाँ पे, तो 3 का होल स्क्वायर यानी 3 और प्लस 2 का करोगे तो 2 अब माइनस रूट कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, होगा ना, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास इतने हैं, 2 और 3 करोगे तो 5 माइनस 2√6 आ गए, 5 माइनस 2√6। देखिए कोई है क्या 5 माइनस 2√6, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए बन जाएगा। एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं, तो मोहन जो है रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, मोहित जो है श्याम के सामने सामने के बैठा है, समाने जो है सामने के बैठा है, तो रोहन के सामने कौन बैठा है ये हमें बतानी है। तो पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ पे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो कितने दोस्त हैं, टोटल जो है 6 दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे टोटल 6 हो गए। अब देखिए 6 जो हो गए, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आप देखोगे तो रोहन, रोहन आर से याद रखना, रोहन, मोहित, रोहन के बाद कौन है, मोहित, मोहित के बाद कौन है, रोहित, रोहित, ठीक है, रोहित है। उसके बाद कौन है, रोहित के बाद है राम, राम है, ठीक है, राम के बाद है श्याम, श्याम, उसके बाद है मोहन, मोहन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कि रोहन के सामने कौन बैठा है, रोहन के सामने, तो रोहन कौन है, रोहित है, राम है, सोहन है, मतलब यहाँ पे रोहन, रोहन के सामने कौन है, तो राम बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है, राम। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर C बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि x की वैल्यू दे रखा है a साइन t दे रखा है, y की वैल्यू b tan t दे रखा है, तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखेंगे यहाँ पे कैसे निकलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए आप यदि जाओगे बनाने इसको साइन थीटा कॉस थीटा करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दें दोस्तों, देखिए क्या है कि a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यही ना फाइंड करनी है। तो क्या आप ये a स्क्वायर को a स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रखते हैं। अब बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स का जो दे रखा है ये साइन
ए साइन टी दे रखा है, तो क्या ए साइन टी का होल स्क्वायर नहीं कर लेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है पहले से, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पे सीधे लिखेंगे तो आप हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी होगा, साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर टी, इतना होगा। अब बट्टा में तो ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये जो हमारी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी जो आई है वो किसकी वैल्यू होती है? वो कॉसेक स्क्वायर टी की होती है। किसकी होती है? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर टी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगी तो कितने बच गए? 1/1 साइन स्क्वायर टी बच गया। तो इसलिए ये किसके बदले हो सकता है? क्योंकि 1/साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। तो कॉसेक जो हो गया, कॉसेक इक्वल जो हो गया कॉसेक के बराबर होता है। तो कॉसेक टी जो हो गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर टी इक्वल हो जाए, माइनस हो जाएगा कितना? बी से बी कट गया तो ये कितना बच गया कि कॉट स्क्वायर टी हो गया, कॉट स्क्वायर टी हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉटेक स्क्वायर इक्वल होता क्या है? 1 होता है। तो राइट आंसर ए बन जाएगा। अब देखिए कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना? 1500। लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है कि क्या क्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग बता करते हैं क्या हो जाएगा। मान लेते संख्याएं एक्स और वाई है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1500। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? हमारे पास 1500 दे रखा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई 1500 है। अब जो दोनों संख्याएं हैं उसका एलसीएम, एलसीएम कहने का मतलब एक्स वाई गुणा कितना है? 16,389 दे रखा है, ठीक है। ये हमारी क्या है? तो संख्याएं क्या? गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। तो आप रखोगे क्या है कि 11 और गुने 1489 करते हैं, ठीक है ना। हम लेते हैं यहाँ से ऑप्शन बेसिस पे आपको उठाना होगा कोई भी, या तो ये या तो ये तो ये ऑप्शन बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन बनाई जाती है। तो पहला हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए लोगे तो वाई की वैल्यू ये और एक्स की वैल्यू ये, दोनों को गुना करके देखो क्या उतने आ रहे हैं आपके पास? 16,389। यदि आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, और दोनों को ऐड करने पर क्या 1500 आ रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। तो टोटल आप ऐड करोगे तो 1500 फुलफिल कर रहे हैं, और गुना करने पर आपके आ जा रहे हैं 16,389 आ ही रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कह रहा है कि भारत की संविधान का विचार जो है पहली बार किसने दिया था? पहली बार कौन दिए थे? तो आप आंसर बताएंगे एम.एन. रॉय दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बोला जाएगा। हालांकि भारत के जो है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम किसका आया था? स्वराज पार्टी का 1924 में लाया गया था। लेकिन 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है जिसमें 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की बीमाएं वाले कैमरे में रखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? इसका विकर्ण निकालना है। सीधे से बात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है तो आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये √ओवर में होता है। तो सभी का निकले 10 का हो जाएगा 100, और 8 का हो जाएगा 64, और 6 का हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? टोटल ऐड करो तो 100 200 हो जाएगा। 200 को कितना हो जाएगा? यानी कि दो नहीं, दो अंदर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि 100 का हो जाएगा आपका 10 और √2, 10√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो संतुष्ट करना है तो x³ माइनस 1/x³ का आपको मान बताना है कि इसका क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू कितना है? 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस टू प्लस 1/x, क्या इतना कर सकते हैं? इक्वल 0, ठीक है। अब देखेंगे आप तो x प्लस 1/x इक्वल कितना है? 2। x की इक्वल 1 रखने पे संतुष्ट करता है, ठीक है। x की वैल्यू कितने रखने पे? 1 संतुष्ट करता है। तो हम यहाँ पे x³ है तो x³ और 1/x³ का वैल्यू 1 और 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो राइट आंसर सी। जब 1 की वैल्यू संतुष्ट कर रहा है तो 1 रखेंगे तो 0 आएगा। अगला बताइएगा कि कह रहा है कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? किसके संरक्षण में होता है? तो आप आंसर बताएंगे यह होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जल शिक्षण संस्थान स्कीम कब आया था? तो 2018 में आया था, ये भी याद रखें। कब आया था? 2018 में। और 1967 में एनजीओ के माध्यम से लागू किया गया था। 2002 में इसका नाम बदलकर JSS कर दिया गया था। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है अगला,
कि √3 भुजा वाले जो है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या हमें बताना है कि क्या होगा। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? परिवृत्त की त्रिज्या होते तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालना है। तो देखो तीनों भुजाओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का गुणनफल आप निकालोगे √3 है, तो √3 और गुन्ने √3 और गुन्ने √3, ठीक है। तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुन्ने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और गुन्ने भुजा, भुजा का होल स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा। √3 और √3 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए आपके पास क्या क्या बचा, ये √3 और √3 दो है तो 2 कट गया, यानी कि बच क्या गया आपके पास बच गया टोटल आपके पास यहाँ पे। अच्छा इसे जो है आप 2 को कर लो तभी ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर √3 है, इसे काटने में आसान होगा। 2 से 2 कट गया, 1 3 से 3 कट गया, यानी टोटल कितने आ गए आपके पास? 1। करेक्ट, बस ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, मतलब 100 है तो उसको कितना हो जाता है? 140। अब बाद में 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको ए बी फॉर्मूला पे बनाना है। ए बी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको पता है? पहले 40% वृद्धि होती है, फिर -40 होती है, माइनस होगा 40 और गुने 40/100 कर दो, तो 0 से 0 काटो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कितने की घाटा हो रहा है? 16% की। वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताना है आपको, कह रहा है कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त है, तो वो कौन सी हो जाएगी? इस सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 होगा। सबसे पूर्ण वर्ग जो होगा वो 18, 12, 15, 18, 12 से विभाज्य होगी 180 और गुने 5 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 900। ये जो है 900 ये सभी से पूर्ण तरह से विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन प्रसिद्ध जो है संतूर वादक है? संतूर वादक कौन है? तो आप बताएंगे शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक है, आंसर नंबर सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइएगा, 49वीं समानांतर डैश के बीच में सीमा रेखा है, किसके बीच में सीमा रेखा है? तो आप आंसर बताओगे यह जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है, जो सबसे लंबी है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैकमोहन आपको पता है भारत और चीन के बीच में है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है, डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच में है, 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है, 24वीं समानांतर जो है यह किसके बीच में है? 24वीं समानांतर जो है आपको दोस्तों बताना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न बताइएगा कि भारत का प्रथम जो है संचार उपग्रह कौन है? भारत का प्रथम संचार, तो आप बताएंगे एप्पल है। कौन है? एप्पल, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कब ये किया गया था एप्पल को? तो आप बोलेंगे ये 1981 में, 1981 में, है ना। ये फ्रेंच गुयाना से जो है एरियन के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपका आएगा दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? NIU का पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे नेटवर्क इंफॉर्मेशन यूनिट है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन यूनिट, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को किस के रूप में जानते हैं हम लोग? तो आंसर क्या बताएंगे आप? फायर ब्लाइट के रोग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, फायर ब्लाइट। अगला बताइएगा, यह जो है आप बताना है आपको कि दर्पण छवि में कैसा इमेज ये प्रतीत होगा, रीजनिंग है ये, बताइए कैसा प्रतीत होगा दोस्तों। तो आप बताएंगे ये जस्ट, मतलब कि ये लास्ट है वाई, यानी वाई से स्टार्ट होने वाली है, और वाई से स्टार्ट होने वाली है तो कौन कौन है? देखो ये तो ऑप्शन कट गए, वाई से आपका ए है, सी है और ए है और बी है और डी है, ठीक है। बताइए इसमें कौन हो जाएगा? तो आप आंसर कौन बताएंगे? तो आंसर नंबर बताएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर कौन जाएगा? बी बनेगा। अगला बताइए, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है, किसका चेतावनी देता है? तो आप आंसर बताएंगे वायु प्रदूषण का, आंसर नंबर बनेगा बी, वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। अब देखिए इसे क्या आप सॉल्व नहीं कर लोगे? ये फ्रैक्शन का मल्टीपल जोड़ और दिया है घटाव, बिल्कुल आप बना लोगे दोस्तों, तो इसे सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा इसका आंसर बनाओगे तो? इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, तो आपके पास आ जाएंगे 4/2
21। राइट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। देखिए कुड भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसी कुड भाषा में एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा, है ना, एक्सेस को लिखा जाता है इतना। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 3, फिर 5 और 19 19, एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसका लिख दिए है। तो इसके वैल्यू 5 5 होता है, 5 के बाद 24, 5 के बाद 24, इसमें 5 के बाद 24, 5 के बाद 33 कट गया, 5 के बाद 23 कट गया, यानी ऑप्शन या तो ए या तो सी आएगा। अब देखिए सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, 3 और 5, 3 और 5, ठीक है यहाँ तक। एल का 12 12, तो ये 14 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या कि शांति की बेटी चांदनी की शादी जो है अभी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती या फिर पोते जो है सैंडी से हुई है। अभी का नाती या पोता करण है। रश्मि के कारण रश्मि जो है, रश्मि करण की माँ है, रश्मि जो है करण की माँ है। सौर्य आंचल का पुत्र है। सौर्य जो है करण से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। सौर्य किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताएंगे कि सौर्य जो है चचेरा मौसेरा फुफेरा भाई या बहन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, चचेरा या ममेरा भाई होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अब बताइएगा, यहाँ पे आप रिलेशन बहुत ही अच्छे से जानते हो दोस्तों, इसे निकाल लोगे। देखिए इसमें है आपको बताना है खाली स्थान पे क्या आएगी। यदि आपको नहीं आ रही दोस्तों तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसे नेक्स्ट मतलब प्रॉपर उसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपके लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए दिया गया है यहाँ पे, तो आगे कौन सी आएगी। देखिए यहाँ जेड है, जेड के बाद क्या है वाई, वाई के बाद एक्स, डब्ल्यू भी, तो आगे क्या आना चाहिए 22 है, तो यानी 21 आना चाहिए। यू, यू से सभी स्टार्ट है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ, एफ आना चाहिए, इसमें नहीं है एफ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए उस आकृति का चयन करना है जो आ सकती है बीच में, तो बताइए वो कौन सी आकृति आ जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें तो कौन सी आकृति आ रही है, सभी देखिए ऐसे ऐसे है ना। इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें 2 और इसमें 2, ऊपर में 3, ठीक है, इसमें 3 और इसमें 3, तो आगे में क्या आ सकती है दोस्तों बताइए, जो इसमें मात्र 2 और 2 रह गई है। तो आप देखेंगे टोटल इसमें भुजाएं काउंट करिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें टोटल काउंट करिए, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है क्या, 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7, नहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखना है इसमें टोटल कितने हैं, तो आपके पास है 6 और एक 7 है, इसमें एक घट गया 6 हो गया, तो इसमें कितनी होना चाहिए 5 होना चाहिए। 5 वाले कौन है, या तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये होगा नहीं, और या तो ये। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें फुलफिल करेगी। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सी फुलफिल करेगी, तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए फुलफिल करेगी, क्योंकि सबसे पहले आई है ये नहीं, तो राइट आंसर ए बन जाएगी। अगले बताइएगा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात करना जो अगली संख्या, कितना बढ़ गया दोस्तों 10, 18 से 32 कितना बढ़ा 14, यहाँ से कितना बढ़ा, तो ये आप बताओगे 32। तो ये देखिए सभी में 4 4 इंक्रीज किया, कैसे 10 से 4 10 से 14 यानी 4, 14 से 18, तो 14 से 18 तो 4 बढ़ा, 18 से 22 बढ़ा यानी 4 बढ़ा, तो हम फिर 4 बढ़ा देंगे, 22 से 4 यानी 26, तो हमारा इसमें से 26 बढ़ना चाहिए। 26 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 6 और 7 यानी 76 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 72 आना चाहिए ना, 72 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे 22 है, 22 और 4 ऐड करते हैं हम लोग, कितना 22 और 4 तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 72। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 22 यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा दोस्तों, कितना 22 बढ़ेगा ना, 18 के बाद 4 जो जोड़ेंगे तो 22 बढ़ेगा ना उसमें, तो 22। अगला दिखाइएगा, सरायु जो है पिंकी तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं, 2 कॉलेज में पढ़ते हैं और एक कॉलेज और ए कॉलेज, प्रत्येक में ए कॉलेज जो है प्रत्येक में एक एक पढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक ए विषय में निश्चित रूप से अच्छा और एक सभी विषय में अच्छा विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। जे जो है कॉलेज में पढ़ने वाले में से एक गणित में अच्छा है और दूसरे सभी विषय में, जबकि तनीषा जो है एक कॉलेज में पढ़ रही है, पिंकी गणित में अच्छी है, सरयू जो है विज्ञान में अच्छी नहीं है। तो ज्ञात करना है कि सभी विषय में कौन अच्छा है। तो आपको सभी विषय में ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। वो कैसा डायग्राम होगा, तो पहले एक दोस्तों का होगा, मतलब फ्रेंड्स का होगा, उसके बाद जो होगा कॉलेज होगा, उसके बाद जो है किस विषय में अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड लिख लो, एफ हमने शॉर्ट लिखा है, कॉलेज यहाँ पे सी लिखो, और किस में वो अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में गुड सब्जेक्ट वो बताना है आपको। तो ये देखो पहले सरायु के लिए हम एस लिखते हैं, ठीक है। सरायु के बाद क्या है पिंकी, उसके बाद जो है
तनीषा है और उसके बाद है ममता बच गई। अब देखिए सरायु जो है एक्स कॉलेज में पढ़ती है और ये जे कॉलेज में, और ये ए कॉलेज में, और ये पढ़ती है जे कॉलेज में। ठीक है, अब देखिए ये सभी विषयों में है, ऑल सब्जेक्ट में, और ये पता नहीं है, और इसका मैथ्स में है। ठीक है, और इसका जो है साइंस को छोड़कर है, साइंस को छोड़कर है। ठीक है, साइंस को छोड़कर। तो आंसर हमसे क्या पूछा गया है कि सभी विषयों में अच्छी कौन है। तो सभी विषयों में कौन अच्छी है, देखो एम। एम क्या है, तो एम जो है सभी विषय में ममता, एम से है ममता, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप बताइए क्या इसमें आगे आने वाली कौन सी संख्या जो है फुलफिल करेगी। 19 से 29 कितना बढ़ गया दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे सभी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। सभी एक अभाज्य संख्या का क्रम है जिसमें इकाई 9 आ रही है। इकाई 9 वाली देखो। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या, तो अगली क्या आ जाएगी, क्या 89, बिल्कुल करेक्ट 89 ही आएगी, राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, कौन सा कथन के निष्कर्ष दिए जा सकते हैं, तो वो कौन सा निष्कर्ष हो जाएंगे दोस्तों, आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है क्या, तो क्या वाकई में जुर्माना देना पड़ता है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है ऑप्शन। कह रहा है यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं। दूसरा देखते हैं, कोई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान होने वाला जो है जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत है, ऐसा बात तो है नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है दोस्तों। सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या बताइएगा, नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है, बताइए कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले दूसरे से वैसे तीसरा किससे है। टिड्डा जो है कीट से है, तो लक्कर बग्गा किससे संबंधित है, तो लक्कर बग्गा आप बताओगे स्तनपाई है, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा स्तनपाई। यहाँ पे दिए गए बेहतर तरीके से जो वर्गीकृत करना है, भाला जो है कैटापुल्ट और पिस्टल और राइफल, तो क्या होगा इसमें सबसे अलग बताइएगा, तो आंसर आप बताओगे इसमें सबसे अलग जो होगा वो होगा आपका हथियार। राइट आंसर क्या है, ये सभी क्या क्या है, तो हथियार है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल ये सभी हथियार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें दिया गया है विकल्प, अब आपको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी नेक्स्ट वाले में, कौन सी आकृति आएगी। देखिए दोस्तों, ये नीचे है, ये ऊपर गया, ये इधर है, मतलब ये कंफर्म है कि इधर वाला ही होना चाहिए। तो क्या बात सत्य है, देखते हैं हम लोग, इधर वाला ही आना चाहिए। क्या ये वाली है, तो एक ऑप्शन ए बन रहा है, ये तो पूरी तरह से ये नहीं, और ए और डी में हमें सस्पिनस मतलब कि डाउट है। तो देखते हैं हम लोग किसमें, ये देखिए ये पूरी तरह से सर्कल में सटा है, ये भी सर्कल में सटा है, बट ये जो है आपका सर्कल में नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, एक तरह से स्क्वायर में है, वो थोड़ी हटी हुई है, तो स्क्वायर में है ये बट सटी हुई है, तो ये तो हो गई नहीं, ये वाली करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए कथन निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताइए। लेक्चर के पद के लिए जो आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। लेक्चरल का जो है हमें लेक्चर का पद आवेदन करने के लिए नेट का जो है पास करना जरूरी है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास दे रखा है, कॉलेज में शिक्षण के लिए नेट का एक वांछनीय योग्यता है। दूसरा है नेट लोगों को बेहतर शिक्षा बनाने में मदद करता है। नेट जो है पढ़ाने में लाभ पहुंचाता है। नेट पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षण के अर्हताएं प्राप्त करते हैं, बात ये सत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है दी गई सारणी में जो आपको बताना है शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। यहाँ पे साल है और यहाँ पे लड़कियां और लड़के हैं, 16, 17, 2018 का है। तो हमें बताना क्या है, यदि किसी वर्ष में जो है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो वो है 3,54,000 है। तो सभी तीनों वर्ष में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, औसत उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है आपको, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, तो आप देखो कितना प्रतिशत आएगा। टोटल जो है कितना है आपके पास, आप देखोगे तो टोटल जो है आप ऐड करते हैं छात्रों का प्रतिशत 2016 में आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना से 3,54,000 से डिवाइड करके 100 से गुना करेंगे। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2, 4, 4, 2, 6 और 3 टाइम्स 0 है ना, और बाई आपके आ जाएगा 3,54,000 और
3 लाख और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आप इसे काटोगे तो 69% आया। ये किसका आया? तो 2016 का आया। 2016 का याद रखें 69%। आइए 2017 का भी निकाल के देखते हैं। दोनों को ऐड करो और इसे डिवाइड करके 100 से गुना करते हैं, तो इसको करोगे तो इसका आ जाएगा 72%। ठीक है, सेम इसका भी फिर करना है, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आ जाएगा 71%। तो हमें तीनों वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो सभी को हम ऐड कर दें, 69, 69, 72 और 71 सभी को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। सभी को ऐड करने पे कितना आ जाएंगे आपका? तो आपका आ जाएगा 221/3। 3 से काटो, ये कितने आ जाएंगे? लगभग 70.66। मतलब ये 70.66 है, मतलब 71 बोल सकते हैं आप इसे। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करना है ना, वर्गों का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित करके संचार साधन टेलीफोन और पत्र दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे संचार साधन जो है, ये संचार साधन टेलीफोन और पत्र दोनों है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला बताइएगा, और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कि दिए गए खेलों में से 3 किसी न किसी प्रकार जो है एक है, अलग कौन है वो आपको बताना है। डिस्क थ्रो है, गोल्फ है और शॉर्ट पुट है और हैमर थ्रो है। सबसे अलग इसमें कौन है? तो आप देख रहे हैं ना, डिस्क थ्रो, गोल्फ और शॉर्ट पुट, ये सभी जो है डिस्क थ्रो, शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो एथलीट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि गोल्फ एक प्रकार का खेल है। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा?